इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9 का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें क्वेश्चन नहीं आता है आपकी क्लास में। तो बस जो मैं बताते जा रहा हूँ पूरा बेसिक से लेके आपको पूरा A to Z सब कुछ बताऊँगा। इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, सारी डेफिनेशन सब क्लियर कर दूँगा। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होता क्या था, जब पहले के टाइम में जो लोग होते थे ना, वो जगह को मेज़र करते थे उसके एरिया से। ठीक है, किससे मेज़र करते थे? उसके एरिया से मेज़र करते थे। तो जब भी उन्हें कोई चीज़ मेज़र करनी होती थी तो वो उसका एरिया नापते थे कि वो जगह कितनी, मतलब वो कितनी जगह ले रही है। ठीक है, तो फिर यूक्लिड्स आए। मतलब पहले के लोग जो थे उन्हें सब कुछ पता था कि कैसे क्या चीज़ मेज़र करी जाती है एरिया से। लेकिन फिर यूक्लिड्स आए। यूक्लिड्स ने क्या करा, यूक्लिड ने सारी चीज़ें जितनी जितनी लोगों को पता थी वो सब उन्होंने क्या करा, एक बुक बना दी और उस बुक में सारी चीज़ें लिख दी। पहले जो था वो सारी चीज़ें जो थी वो रिटन में किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन फिर यूक्लिड आए और फिर उन्होंने जितनी भी चीज़ें थी, जो लोग मेज़र करने के लिए यूज़ करते थे, या जो वो चीज़ें मतलब उनके माइंड में रहती थी, वो सब यूक्लिड ने क्या करा, एक बुक में लिख दी। तो यूक्लिड के हिसाब से जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री वो दो वर्ड से बनी होती है। एक है जियो प्लस मेट्री। ये जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से बना है, एक तो जियो और मेट्री। मेट्री को आप मेट्रियन भी बोल सकते हो यहाँ पे, मेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से बनी है, जियो प्लस मेट्रियन। ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और मेट्रियन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब क्या, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, अर्थ का मेज़रमेंट। अर्थ पे मौजूद कोई भी चीज़, A to Z कोई भी चीज़ का अगर आपको मेज़रमेंट करना है ना, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी ज्योमेट्री की यूज़। तो ये ज्योमेट्री है क्या, तो यूक्लिड ने इसको अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या बोला, अब यूक्लिड ने कुछ टर्म्स बताए हैं ज्योमेट्री के बारे में, जो बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, जो हमें सबको पता है। लेकिन कहाँ से आए वो टर्म्स, कैसे आए, वो सब किसने बताया, वो हमें बताया इन्होंने, यूक्लिड्स ने। तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने बताई ना, वो क्या थी, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, एक सॉलिड इनके हिसाब से क्या था, यूक्लिड्स के हिसाब से इन्होंने बताया कि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड एक शेप होती है, साइज होता है या पोजीशन है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो यूक्लिड्स के हिसाब से सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक शेप है या साइज़ किसी भी चीज़ का, या फिर कोई पोजीशन जिसे आप किसी एक प्लेस से उठा के दूसरी प्लेस पे रख सकते हो। उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया क्यूब का। किसका एग्जांपल लिया मैंने, क्यूब का। सबको पता है ये सॉलिड होता है, लेकिन किसने बताया, यूक्लिड ने बताया। ठीक है, यूक्लिड ने अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करा, ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे आगे यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे क्यूब। तो क्यूब क्या है, क्यूब एक ऑब्जेक्ट है, एक शेप है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर साइज़ होगा, एक पोजीशन होगी, जिसे आप उठा के किसी भी एक पोजीशन से दूसरी प्लेस पे रख सकते हो। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई, सरफेस। सरफेस क्या चीज़ होती है, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड सरफेस। जो भी हमारी सॉलिड होती है, सॉलिड की कोई भी, जैसे मैंने सॉलिड एग्जांपल ले लिया, मैंने सिलेंडर ले लिया। ठीक है, तो सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जितने भी सॉलिड्स आपको पता है। तो इन्होंने क्या बोला, सरफेस क्या होती है, जो आपकी सॉलिड्स की बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री समझ गए, ये जो सरफेस की ये जो बाउंड्रीज हैं, अगर इन बाउंड्रीज से एक प्लेन आपको एक प्लेन मिल जाएगा इस टाइप का। ये जो प्लेन आया ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, ये सरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, और इस जो प्लेन होती है ना, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। ठीक है, सॉलिड क्या बताया, सॉलिड एक शेप है, साइज़ है, पोजीशन है, जिसे आप एक प्लेस से उठा के दूसरी प्लेस पे रख सकते हो। और सरफेस क्या बताया, उस सॉलिड की एक प्लेन सरफेस, ये जो प्लेन चीज़ है जिसकी बाउंड्री का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये सॉलिड है और ये इसकी क्या है, सरफेस है। नेक्स्ट है आपका लाइन। अब लाइन क्या चीज़ होती है, लाइन इन्होंने बताया कि अ लाइन हैज़ लेंथ। लाइन की क्या होती है, लंबाई होती है, आप उसको मेज़र कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। ठीक है,
लाइन क्या होती है? एक लेंथ होती है जिसे आप मेज़र कर सकते हो, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती। अ लाइट थ्रेड और अ स्ट्रेट क्रीज ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग अ पेपर इज क्लोज टू अ सेगमेंट ऑफ लाइन। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब हम किसी पीस ऑफ पेपर को, हमने क्या करा, किसी पेपर को, कोई भी पेपर, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ये कोई पेपर का पीस है, तो कह रहा है कि अ लाइट थ्रेड और अ स्ट्रेट क्रीज ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग अ पेपर इज क्लोज टू अ सेगमेंट ऑफ लाइन। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कोई पीस ऑफ पेपर ले लेता हूँ और इसको अगर मैं बीच से ऐसे फोल्ड कर दूँ, ठीक है, तो ये जो ओपन करने पे ये जो लाइन आई ना, ये क्रीज जो आया, ये बिल्कुल आपका एक लाइन का सेगमेंट कहलाया जा सकता है। ये जो सेगमेंट आया, ये एक लाइन का पीस होगा जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी और इसकी कोई थिकनेस नहीं है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एकदम पतला सा। बात समझ में आ गई? लाइन क्लियर हो गया। अभी सॉलिड्स में हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे मैंने एक सॉलिड फिर से बना दिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये मैंने दोबारा से एक क्यूब बना दिया, ठीक है, मिला देता है इसको। तो अभी क्या बताया मैंने? सॉलिड क्या होता है, बात समझ में आ गई। सरफेस क्या चीज़ होती है? सरफेस उसकी बाउंड्रीज से जो प्लेन सरफेस मिला, ये इसे हम सरफेस बोलते हैं। और लाइन क्या चीज़ है? लाइन होता है ये जो ये एक सरफेस और ये दूसरा सरफेस, जिस लाइन पे, ये जिस क्रीज पे मिल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं? हम लाइन बोल रहे हैं। ये जो लाइन है ना, इसे लाइन बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सॉलिड्स में हम इसको लाइन बोलते हैं, ये सरफेस है। अब आती है चौथी चीज़, पॉइंट। अब पॉइंट क्या चीज़ होती है? पॉइंट हैज़ पोजीशन ओनली। पॉइंट एक पोजीशन है, ठीक है। इट हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो थिकनेस। इसकी ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई थिकनेस होती है। अ पॉइंट इज अ फाइन डॉट एंड इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ABC। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो इस प्लेन सरफेस पे अगर मैं यहाँ पे कोई छोटा सा डॉट, हो सकता है आपको ना दिखे, तो ये मैंने छोटा सा डॉट बना दिया, ठीक है, तो ये पॉइंट है। इसकी कोई थिकनेस नहीं है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, इसकी कोई लंबाई नहीं है, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं? हम पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को जो डिनोट करते हैं, तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ए से डिनोट अगर मैं कर दूंगा, तो इसे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा, कभी भी स्मॉल ए से डिनोट नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? रिस्पेक्ट दे रहे हैं पॉइंट को। बात समझ में आ गई? तो ऐसे इस सरफेस में कितने पॉइंट हो सकते हैं? लाखों पॉइंट हो सकते हैं, हम काउंट कर ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं इसमें। अब अगर मैं पॉइंट को डिनोट करूं इस सॉलिड में, तो कैसे करूंगा? देखो, ये पूरा सॉलिड है ना, ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस जिस क्रीज पे मिल रही है उसे हम लाइन बोल रहे थे। और ये जो तीन सरफेस आई, ये तीन सरफेस जो आएंगी, ये तीनों सरफेस की ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपस में कहाँ पे मिल रही हैं? एक पॉइंट पे मिल रही हैं। इस पॉइंट का नाम अगर मैं दे देता हूँ, तो मैं क्या दे दूंगा? B दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो इसकी पॉइंट की कोई लेंथ नहीं है, ना ही कोई इसकी कोई थिकनेस है, बस इसकी एक ही चीज़ होती है, वो होता है इसकी पोजीशन। आप इसकी पोजीशन बता सकते हो बस, और कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, ठीक है। और इसका नाम दे सकते हो कैपिटल लेटर से, कोई भी लेटर। हो गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। चीज़ है यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब ये क्या चीज़ है? तो यूक्लिड्स ने क्या करा था? दो टाइप्स के स्टेटमेंट्स दिए, एक थे एक्सियोम और एक थे पोस्टुलेट। अब स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है? देखो बच्चों, स्टेटमेंट जो होता है ना, स्टेटमेंट समझाता हूँ मैं आपको। स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। जैसे एक तो जो हमेशा ट्रू होते हैं, ऑलवेज ट्रू। दूसरे जो हमेशा फॉल्स होते हैं, ऑलवेज फॉल्स। और तीसरे जो होते हैं जो पार्शियली ट्रू होते हैं और फॉल्स होते हैं, पार्शियली ट्रू या पार्शियली फॉल्स, ठीक है। तो अब क्या मतलब है इसका? स्टेटमेंट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स एंड पार्शियली ट्रू एंड फॉल्स। क्या मतलब हुआ? ऐसे स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होते हैं, जिन्हें प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया टुडे इज़ मंडे, आज क्या है? मंडे। तो मुझे क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है आज मंडे? समझ में आई? तो ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ऑलवेज फॉल्स, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, 2 + 2 = 5। क्या 5 होता है 2 + 2? नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया।
ये ऐसे स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स हों, ठीक है, तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो ऑलवेज फॉल्स होते हैं। और जो पार्शली ट्रू हो और या पार्शली फॉल्स हो, पार्शली ट्रू है पार्शली फॉल्स का मतलब क्या है कि जैसे आज ट्रू है और कल फॉल्स हो जाए, या फिर मेरे लिए ट्रू है या किसी और के लिए वो फॉल्स हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, टुडे इज रेनी डे, रेनी डे, तो टुडे इज़ रेनी डे, आज क्या है, रेनी डे है, मेरे लिए तो ये ट्रू है ना। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो दिल्ली में बैठा है, तो वहाँ पे तो धूप निकल रही है, तो मैं अगर बोलूँगा उससे टुडे इज़ रेनी डे, तो वो क्या कहेगा, टुडे इज़ सनी डे, है ना, उसके लिए वो सनी डे है, आज मेरे लिए तो रेनी डे है। लेकिन तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो आज ट्रू हैं कल गलत हो जाए, या फिर जो पार्शली ट्रू हैं पार्शली फॉल्स हो जाए, ऐसे स्टेटमेंट्स इस टाइप में आते हैं, ठीक। तो यूक्लिड ने क्या करा, यूक्लिड ने केवल वही स्टेटमेंट्स लिए जो हमेशा क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, जिन्हें प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, जो कॉमन सेंस जो अप्लाई हो जाता है, जिसमें मतलब वो हमेशा ट्रू होते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड्स ने क्या करा, केवल ट्रू वाले स्टेटमेंट्स को उठाया, और ये जो ट्रू स्टेटमेंट्स इन्होंने लिए, ट्रू स्टेटमेंट्स जो इन्होंने लिए, इन्होंने क्या करा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। पहला था एक्सियोम और दूसरा था पोस्टुलेट, ठीक है। यूक्लिड्स ने क्या करा, यूक्लिड ने दो ट्रू स्टेटमेंट्स को दो टाइप में ब्रेक कर दिया, पहला एक्सियोम और दूसरा पोस्टुलेट। अब इन्होंने करा क्या, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सियोम क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होते हैं। जो एक्सियोम्स होते हैं ना, वो ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके लॉजिकल मैथ्स में यूज़ होते हैं, लॉजिकल मैथमेटिक्स हो गई या एलजेब्रा हो गई, वहाँ यूज़ होने वाले स्टेटमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी ज्योमेट्री में होते हैं, ज्योमेट्री में एजम्पशन जो यूज़ होते हैं, एजम्पशन दैट आर यूज्ड इन ज्योमेट्री, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं। और एजम्पशंस दैट आर यूज्ड इन लॉजिकल मैथमेटिक्स या एल्जेब्रा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ अगर 2 + 3 = 5, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, इसे कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 8/2, तो क्या आएगा आंसर, 4 ही आएगा। तो क्या इसे प्रूफ करने की ज़रूरत है, ये तो हमें पता है पहले से। तो ऐसे स्टेटमेंट जो लॉजिकल मैथमेटिक्स हो या अलजेब्रा में हो, यूज़ होने वाले हों, उन्हें हम एक्सियोम बोलते हैं। और ऐसे पोस्टुलेट जो ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं। आइए देखते हैं कि यूक्लिड ने एक्सियोम कितने टाइप के दिए थे और पोस्टुलेट कितने टाइप के दिए थे, हर एक के बारे में बताएंगे। यूक्लिड्स ने ये टोटल 7 एक्सियोम्स दिए थे, जो कि क्या है, हमारे ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, जिन्हें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं ये क्या बताते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जिन्होंने दिया था एक्सियोम, वो था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। चीज़ें जो आपस में इक्वल होती हैं, चीज़ें जो सेम थिंग्स के इक्वल होती हैं, वो आपस में भी इक्वल होंगी। क्या मतलब है इसका, जैसे मैंने अगर लिखा ए हमारा बी के इक्वल है, ठीक है, ए हमारा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और सी भी हमारा जो है वो बी के इक्वल है। अगर ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो क्या बोला उसने, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, चीज़ें जो सेम थिंग्स के क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो चीज़ें आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। बात समझ में आ गई। अगर ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि ए जो है वो 2 है, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और सी की वैल्यू भी हमारी कितनी है, 2 है, तो ए भी 2 के इक्वल है और सी भी 2 के इक्वल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो सी के ही इक्वल है, ठीक है। तो पहला एक्सियोम इन्होंने क्या बोला कि चीज़ें जो सेम थिंग्स के आपस इक्वल होती हैं, तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये तो था इनका पहला एक्सियोम। बात क्लियर हो गई। दूसरे एक्सियोम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एक्सियोम कहता है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर हम कोई से भी दो इक्वल नंबर्स में इक्वल्स ऐड करें, जैसे 2 जो है वो 2 के क्या है, इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ 3 बोथ साइड, क्या कर दूँ, 3 बोथ साइड्स मैंने ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3 + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3, तो क्या ये डिफरेंट आ जाएंगे क्या,
ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कह रहा है कि अगर इक्वल्स इक्वल्स किसकी बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है। इक्वल्स को इक्वल्स में ही ऐड किया जाता है तो जो आंसर आता है वो भी सेम आएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं अलजेब्रा में बात करूं तो अगर ए जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड में भी बी ऐड कर दूं और राइट साइड में भी बी ऐड कर दूं तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। बात तो वही रहेगी, है ना, कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये था इनका सेकंड एक्सियोम। थर्ड एक्सियोम बिल्कुल सेम टू सेम है इसी की जैसा, कि अगर मैं इक्वल्स में इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर मैं इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें मैं ऐड कर रहा था, इसमें अगर मैं माइनस कर दूंगा तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने 2 का ही ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 1 दोनों तरफ से माइनस कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे इधर भी 1 माइनस कर दूं और इधर भी 1 माइनस कर दूं, इक्वल्स को इक्वल में से ही माइनस कर दूं, तो क्या कुछ फ़र्क आएगा, ये बताओ। जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। जैसे अगर ए जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल्स हैं, तो दोनों साइड से सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी बी माइनस कर दिया और यहाँ से भी बी माइनस कर दिया, तो क्या कोई फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन यूक्लिड्स ने इन सब को एज अ ट्रू स्टेटमेंट एक्सियोम्स के अंडर बताया, ठीक है, नॉलेज दी हमें। तो 3 एक्सियोम्स हो चुके हैं। चलिए फोर्थ एक्सियोम देखते हैं। फोर्थ एक्सियोम कहता है आपसे, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक। जैसे मैंने अगर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी ए बी, ठीक है, मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई ए बी, और एक दूसरी मैंने लाइन ले ली सेम लेंथ की, 3 सेंटीमीटर की ही मैंने दूसरी लाइन ले ली सी डी। तो अगर मैं इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ तो क्या जरा सा भी पार्ट बाहर निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो चीज़ें जो एक के ऊपर एक रखने पे कोइंसाइड करती हैं, मतलब कि बिल्कुल भी पार्ट जो होता है वो इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठती हैं, तो वो चीज़ों को हम आपस में क्या बोल सकते हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई आपके पास A4 शीट ले ली, A4 की मैंने कोई शीट ले ली, ठीक है, तो अगर मैं इस A4 शीट को, 2 शीट ले ली मैंने A4 साइज़ की, ठीक है, ये शीट 1 है और ये शीट 2 है। तो अगर इस शीट को उठा के मैं इस शीट के ऊपर रख देता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी, क्योंकि दोनों का साइज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही शीट जो है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इनका फोर्थ एक्सियोम कहता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ एक्सियोम देखते हैं। फिफ्थ एक्सियोम कहता है आपसे, द होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट। जो होल होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। तो अगर इस लाइन सेगमेंट में से मैं 2 पीस निकाल लेता हूँ, एक मैंने 2 सेंटीमीटर का निकाल लिया और एक मैंने 3 सेंटीमीटर का पीस इसमें से निकाल दिया, तो ये जो चीज़ है ये पूरी, ये क्या थी, होल थी, और ये मैंने क्या कर दिया, इसके 2 पार्ट्स कर दिए। तो जो होल होता है ये 5 सेंटीमीटर हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है। मतलब ये जो 2 सेंटीमीटर होगा ये 5 से हमेशा छोटा होगा, 3 हमेशा 5 से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी जो कंट्री है वो क्या है, इंडिया, है ना, ये पूरे क्या है, ये होल कंट्री है, होल पार्ट है हमारा। तो इसमें क्या आते हैं, इसके अंडर स्टेट्स आते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि हमारा जो यूपी है वो इंडिया से बड़ा हो जाएगा, या मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया से बड़ा हो जाएगा, क्या हो सकता है ऐसा? तो हम नहीं हो सकता ना। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है कि जो होल होता है ना, होल, ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ये अपने छोटे छोटे पीसेस से हमेशा बड़ा होता है, पीसेस कभी भी बड़े नहीं हो सकते इससे, ठीक है। सिक्स्थ एक्सियोम कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। चीज़ें जो कि डबल होती हैं सेम चीज़ की, वो आपस में इक्वल होती हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे मान लो मैंने एक्स जो है वो ए का डबल के इक्वल है ना, और वाई जो है वो भी ए के डबल के इक्वल है। ठीक है, समझना बात को। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। चीज़ें जो कि सेम थिंग के डबल के इक्वल होती हैं, चीज़ें जो कि सेम थिंग के डबल के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगी। अरे भाई जाहिर सी बात है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो x जो और y भी हम क्या होंगे, इक्वली तो लेंगे। ये भी आपने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चीज़ें जो कि सेम थिंग्स के इक्वल होती हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो बात तो वही है, बस यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया है। ठीक है, ऐसी सेवेंथ पोस्टुलेट भी कुछ नहीं है। सेवेंथ पोस्टुलेट में क्या बोल रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब चीज़ें जो कि सेम चीज़ के हाफ के बराबर होती हैं, जैसे x a/2 के इक्वल है और y भी a/2 के इक्वल है, हाफ के इक्वल है। तो जब x की वैल्यू a/2 है और y की वैल्यू भी a/2 है तो हम ये नहीं कह सकते कि x और y आपस में बराबर हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 7 पोस्टुलेट थे जो यूक्लिड्स ने दिए थे। बहुत बेसिक हैं जो सबको पता है, लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि ये बताए ये आए कहाँ से हैं। तो हम इसे पहले से ये ट्रू मान के चलते हैं, क्योंकि ये एक्सियोम, ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और इन्हें प्रूफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पोस्टुलेट देख लेते हैं अब। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो यूक्लिड ने बताया था वो था कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बना सकते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि अगर कोई से भी 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है वो केवल वन एंड ओनली वन ही हो सकती है। मतलब 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, आप 2 पॉइंट से एक से ज़्यादा लाइन पास नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? ये इसका दूसरा मीनिंग है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या फिर किसी भी 2 पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। ये पता सबको है, लेकिन यूक्लिड ने इसे पोस्टुलेट 1 के तौर पे बताया। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 2 बोलता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन किसे बोलते हैं? टर्मिनेटेड लाइन जो था, टर्मिनेटेड लाइन जो यूक्लिड्स थे ना, आज के टाइम में तो हम सब जानते हैं कि जो लाइन होती है उसे हम ब्रेक कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। ठीक है, लाइन जो होती है, जैसे ये लाइन है, अगर मैं इस लाइन में क्या होते हैं, दोनों तरफ एरो लगे होते हैं, मतलब क्या, इसे इधर से भी कितना भी मूव कर सकते हैं, इधर से भी कितना भी मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को ब्रेक कर दूं 2 पॉइंट पे, तो ये जो चीज़ आई, ये इतना पार्ट, इसे क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन यूक्लिड जो थे वो लाइन सेगमेंट की बजाय क्या बोलते थे इसको? टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो एक टर्मिनेटेड लाइन जो होती है ना, उसे आप कितना भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे ये टर्मिनेटेड लाइन है, तो आप चाहो तो इसको कितना भी इस तरफ बढ़ा सकते हो। ठीक है, कितना भी बढ़ा सकते हो। तो ये होता है इनका पोस्टुलेट नंबर 2 कि आप किसी भी लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा पोस्टुलेट क्या बताया इन्होंने कि अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड विद एनी रेडियस। एक सर्किल जो होता है, आप किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के, किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के कितनी भी रेडियस का सर्किल बना सकते हो। किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का सर्किल बना सकते हो। बात समझ में आ गई? कितना छोटा से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा सर्किल, कितना भी छोटा सर्किल, आप किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के कितनी भी रेडियस का सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, ये था इनका पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है? ऑल दी राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो बहुत सिंपल पोस्टुलेट हैं, सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन ये सब इन्होंने एज अ ट्रू स्टेटमेंट जो थे अपने बताए, जो लोगों को रिटन में नहीं पता थे। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है? पोस्टुलेट नंबर 4 कहता है कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है
है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एक 90 डिग्री ऐसा बन रहा है और एक 90 डिग्री हमारा इस तरीके से बन रहा है। तो सारे 90 डिग्री जैसे भी बन रहे हो, एक 90 डिग्री ऐसा बन रहा है या फिर एक 90 डिग्री ऐसा बन रहा है, तो 90 डिग्री चाहे कैसा भी बन रहा हो, लेकिन सारे के सारे राइट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ऐसा नहीं होगा कि ये 91 हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री ही रहेगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। शो करने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉस्टुलेट आपसे बोलता है, अब फिफ्थ पॉस्टुलेट जो है वो थोड़ा सा अलग है और हो सकता है आपको थोड़ा देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा हो, लेकिन बहुत सिंपल है। कह रहा है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किन्हीं दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। पहले अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ, फिर आपको लैंग्वेज से बताऊंगा। जैसे ये जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है ना, उसमें कहा क्या है, इन्होंने ये बोला कि जब भी कोई दो लाइंस हैं इस तरीके से और तीसरी लाइन जो है वो इस पर फॉल कर रही है, ठीक है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन दी टू स्ट्रेट लाइंस, ये मैंने कोई दो स्ट्रेट लाइंस ले ली एल और एम, और तीसरी स्ट्रेट लाइन एन जो इन दोनों लाइंस के ऊपर गिर रही है, makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles। make the interior angles, interior angles same side जो ये बना रही है जो कि 90 डिग्री से कम है, बिल्कुल सही बात है, ये वाले 90 डिग्री से कम है, हम ये वाले नहीं ले सकते क्योंकि 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको वो वाले एंगल्स लेने हैं जो 90 डिग्री से कम है, एक तरफ अंदर की तरफ, ठीक है। सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, एक साथ ले लिए, जो कि 90 डिग्री से क्या है, कम है। देन द टू स्ट्रेट लाइंस, तब इन दो स्ट्रेट लाइंस को अगर आप इनडेफिनेटली क्या कहते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब अगर आप इनको एक डायरेक्शन में इनडेफिनेटली आगे बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, मीट ऑन दैट साइड, तो ये जिस तरफ भी आपने एंगल्स बनाए थे ये उसी डायरेक्शन में अगर आप इसे बढ़ा देते हो तो ये किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स, ये उस साइड मिल जाएंगे जिस जगह पे इन दोनों एंगल्स का सम टू राइट एंगल्स से, टू राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, 90 + 90 मतलब कि 180, तो इन दोनों का सम 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उस डायरेक्शन में ये मिल जाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में इस तरीके से जा रही होंगी और एक तीसरी लाइन इस पे गिर जाए या फिर फॉल कर जाए, तो जिस साइड भी, इस साइड तो एंगल बड़ा है 90 से, तो जिस साइड एंगल छोटे होते हैं 90 डिग्री से, उस साइड की अगर लाइंस को आप आगे बढ़ा देते हो तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी जिस डायरेक्शन में आपके 90 डिग्री से कम एंगल होंगे। बस इतना सा था ये पोस्टुलेट, ठीक है। और अगर ये मान लो इस तरीके से बन जाए, मान लो इधर भी जो एंगल्स हैं वो इधर भी, इधर वाले एंगल्स और इधर वाले एंगल्स, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस ले ली मैंने जो आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, तो वहाँ पे इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता है, और ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, वो इसी पोस्टुलेट की मदद से पता चला था। बात समझ में आ गई। ये कुछ और डेफिनेशंस हैं जो मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग भी और आपके नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग भी, लाइंस एंड एंगल्स। तो वहाँ पे हो सकता है ये वहाँ पे होगा, ये यूज़ होंगी वहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। रे, सबसे पहले डेफिनेशन है रे की। रे क्या होती है, अ स्ट्रेट लाइन जनरेटेड बाय अ पॉइंट एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी एक लाइन जो किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है, ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में मूव करेगी, लेफ्ट हैंड साइड या तो उस तरफ मूव नहीं करेगी। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, और जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ए से बी की तरफ जा रही है तो ए से बी की तरफ हम एरो लगा देंगे ऊपर, रे ऐसे कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने अभी बताया, किसी भी एक लाइन का पीस, जैसे ये एक लाइन है,
तो इस लाइन में से इतना सा पीस अगर मैं निकाल देता हूँ ए बी, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक सेगमेंट, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो मैंने बना दिए यहाँ पे। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको लाइन सेगमेंट का नाम है उसके ऊपर आपको एक सिंपल सी लाइन बना देनी है। तीसरी चीज़ है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट कौन होते हैं? कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? देखो, किसी भी लाइन के ऊपर जब दो या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर जब लाई करते हैं तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन के ऊपर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये एक लाइन ले ली, इसके ऊपर कितने भी पॉइंट आप बना दोगे, ये सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और अगर कोई तीसरा पॉइंट है जो इनसे बाहर है, यहाँ पे जी एच मान लो, एक पॉइंट ऊपर है एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये कोलिनियर पॉइंट जो होगा नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो लाइन के ऊपर आएंगे वही कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई भी दो लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग कब कहलाएंगी? जब उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, इफ़ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट द लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। दो लाइंस कब इंटरसेक्ट करेंगी? जब उनका कोई एक कॉमन पॉइंट होगा, वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही होंगी, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं? कॉन्करेंट लाइंस कुछ नहीं है, जब एक ही पॉइंट से खूब सारी लाइंस पास हो जाएं तो उसे हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ये सारी की सारी लाइंस जो होंगी वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट। उन्हें हम कॉन्करेंट कब बोलेंगे? जब वो सब एक ही पॉइंट से पास होंगी, तो उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बहुत ईजी है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो लाइंस हम पैरेलल कब कह सकते हैं? इफ़ दे नेवर इंटरसेक्ट नो मैटर व्हाट एक्सटेंट आर दे प्रोड्यूस इन एनी डायरेक्शन। दो लाइंस कब पैरेलल होंगी? जब उन दोनों लाइंस को आप किसी भी डायरेक्शन में कितना भी मूव कर सकते हो और वो कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगी, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेन की जो पटरी होती है वो हमेशा क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम में आता है वो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि पोस्टुलेट्स बताओ। जैसे यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट बताओ, यूक्लिड का 4th पोस्टुलेट बताओ, उसे स्टेट करो और डायग्राम के थ्रू बताओ। या फिर कोई डेफिनेशन पूछ लेगा, जैसे व्हाट इज़ पैरेलल लाइंस, व्हाट इज़ कॉन्करेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, डिफाइन रे, डिफाइन लाइन सेगमेंट। इस तरीके से डेफिनेशन भी आ जाती हैं कभी कभी। और बस और कुछ नहीं आता इस चैप्टर में से। तो बेसिकली आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया इसमें। मैंने आपको वही बताया था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। जो मैंने बताया था सॉलिड, दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? सरफेस, राइट। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? लाइन। फिर मैंने बताया था पॉइंट, है ना। तो जो सॉलिड होता है ना वो कैसा होता है? 3D शेप होती है, 3 डायमेंशनल होता है, ये तो पता ही है, 3 डायमेंशनल होता है। जो सरफेस होती है वो हमारी कैसी होती है? 2 डायमेंशनल होती है, 2D होती है। जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है? 1 डायमेंशनल होती है। और जो पॉइंट होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, 0 डायमेंशन होती है उसकी। ठीक है, नो डायमेंशन। ये बच्चों ये ध्यान रखना, डायमेंशन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि जो सॉलिड है ना, जैसे मान लो ये पेन है, तो ये सॉलिड है, तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, और इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये 3 डायमेंशन है, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे? लेफ्ट राइट भी जा सकता है, अप डाउन भी जा सकता है, और ये जब इनसे ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो ये 3 डायमेंशन है। सरफेस क्या होती है? जैसे ये पेपर सरफेस है, तो ये सरफेस पे मान लो मैंने ये सरफेस पे ये एक लाइन बना दी मैंने, पेन को लाइन समझ लो। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये केवल दो डायरेक्शन में मूव कर सकती है। कैसे? एक तो ऐसे से जा सकती है या फिर ऐसे से जा सकती है ना। इस तरीके से नहीं जा सकती। अगर इस तरीके से जाने लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? एक 3D शेप बन जाएगी, है ना। अप डाउन नहीं कर सकती, केवल आगे पीछे या लेफ्ट डाउन, लेफ्ट राइट। तो सरफेस जो होती है वो 2D होती है। इसलिए जो लाइन होती है वो केवल 1 डायमेंशन होती है। लाइन मतलब जैसे ये एक लाइन है, 1 डायमेंशन क्यों है? क्योंकि हमेशा या तो इस तरफ जाएगी या तो इस तरफ जाएगी। बात समझ में आ गई? मान लो ये पेन एक लाइन है, तो या तो ये इस तरफ जाएगा या तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? 1 डायमेंशन है, 1D बोल सकते हैं हम इसको। और जो पॉइंट होता है ना वो 0 डायमेंशन होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं मूव ही नहीं कर सकता, एक सिंपल सा पॉइंट है, कहीं जा ही नहीं सकता, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, और पोजीशन ही बताता है हमेशा। बात क्लियर हो गई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है।
इस चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में बताने के लिए। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को, जो बच्चे नए हैं, जो व्यूअर्स नए इस चैनल पे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।